अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरैतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन है 2023-24। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट ज़ुबैर अहमद आबरो साहब। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने LLM किया हुआ है इन्वायरमेंट में, तो अभी आजकल इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा मसले हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी और मेमन लाइव फोरम की मेहरबानी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपना व्यू देने के लिए। एनवायरनमेंट का पिछले 1-2 दिनों से कराची जो है दुनिया के टॉप पोल्यूटेड नंबर 1 पोल्यूटेड सिटीज़ में से है। तो उसका काफ़ी सारा और फिर उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिसमें हमारा जो एनवायरनमेंट एजेंसी है उसका प्रॉपर काम नहीं करना, कोर्ट्स के अंदर एनवायरनमेंट मजिस्ट्रेट का ना होना और उनको जो भी पोल्यूटर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट ना करने की वजह से ये सारे मसाइल हैं, जिसके काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। उसमें काफ़ी सारा कोर्ट्स की तरफ से और बार की तरफ से काम करने की ज़रूरत है जो है ना। सर, कोर्ट्स और बार की तरफ से काम करने की आपने बात की, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सिविल, फैमिली या क्रिमिनल केसेस हैं जो एक्चुअली में केसेस माने जाते हैं, एनवायरनमेंट तो बहुत दूर की बात है, उसी का बर्डन जो है वो जुडिशरी पे इतना ज़्यादा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जुडिशरी का बर्डन कैसे कम किया जा सकता है? ये देखें, ये जो जितने भी जुरिस्डिक्शंस हैं वो सब जुरिस्डिक्शंस कोर्ट ने यूज़ तो करने ही हैं और अल्टीमेट फोरम कोर्ट्स का ही है। हमारे यहाँ सिर्फ क्योंकि केस मैनेजमेंट जो है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अगर आपको सिर्फ मिसाल दूँ हाई कोर्ट का, कि डेली आजकल अगर आप हाई कोर्ट की लिस्ट देखें तो एडिशनल लिस्ट आ रही है जिसमें हर रोज़ 500-600 केसेस डिस्चार्ज लिस्ट में होते हैं, जिनका ना नंबर आता है, और वंस केस का नंबर नहीं आया तो फिर कम से कम 3 हफ्ते के बाद केस आएगा। तो कई ऐसे केसेस जिनकी 3 हफ्ते के बाद कि फिर कोई डेट आएगी और फिर आपको पता नहीं कि फिर वो जज साहब के पास लगेगा या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस प्रॉपर केस मैनेजमेंट ना होने का एक तो जो साइलिन है उन पे तो असर पड़ना ही है, जो वकला हैं उन पे भी असर पड़ता है, उनकी पूरी वर्किंग पे असर पड़ता है कि जी हम एक केस जो एक ब्रीफ है हमारा, उससे हम बार बार कई सालों तक जो है हमें उसी केस को चलाना पड़ता है और कई डेट्स तो बग़ैर किसी प्रोग्रेस के ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ पे अगर केस मैनेजमेंट को प्रॉपरली उसको देखा जाए तो काफ़ी सारे इस तरह के मसाइल हल हो सकते हैं। सर, आपका क्या आइडिया है किस तरह से केस मैनेजमेंट हो सकती है? क्या आपने आइडिया जनरेट किया तो उसको बताएं, इम्प्लीमेंट करने का भी तो कोई तरीका होगा। ये कोई नया नहीं। हमने जैसे कोविड के दौरान वो खुद ही एक कोर्ट की तरफ से इनिशिएट था, वो उस वक्त उसका पर्पस जो था वो ये था कि जी कोर्ट्स के अंदर ज़्यादा क्राउड जमा ना हो, कि हम सीरियल नंबर 1 to 25 या 120 तक टी ब्रेक से पहले कोर्ट टेकअप करती थी और रिमेनिंग केसेस जो है वो टी ब्रेक के बाद होते थे। उससे एक तो ये होता था कि हर वकील को पता होता था कि मेरा केस या टी ब्रेक से पहले आना है या टी ब्रेक के बाद होता है। अदरवाइज़ अक्सर ये होता है कि वकला साहिबान को पूरा दिन वेट करना पड़ता है। कई बार तो आपको ये होता है कि आपका केस अगर 1 to 10 नंबर के अंदर है, 7वें 8वें नंबर पर है, तो सारा दिन नहीं आता केस आपका। कई बार ये होता है कि जी 45 नंबर पर है तो आप 10 बजे से पहले पता लगता है कि जी आपका नंबर आ गया। तो कोई प्रॉपर नहीं है कि आपका केस का कब आएगा, वो कम्प्लीटली कोर्ट के उसके ऊपर है। तो उस चीज़ पे कोर्ट इसी तरह का कोई ले सकता है कि जी आप डेली से 40 केस फिक्स करें, 20 केस टी ब्रेक से पहले, 20 केस टी ब्रेक के बाद। उससे ये होगा कि आप प्रॉपरली हर वकील को सुनने का चांस देंगे। अब ये जो राइट ऑफ ऑडियंस है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये सिर्फ ना वकील क्या बल्कि जो साइलिन कोर्ट में आए हैं, इनफैक्ट ये उनका फंडामेंटल राइट है। जब तक आप उनको उनके केस को वकील को प्रॉपर प्लीड करने का चांस नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वो अपना केस प्लीड कर नहीं सकेगा। उससे ये होता है कि आपके डेली बेसिस पे आप नंबर्स तो पूरे कर लेते हैं कि जी आज केस कोर्ट के अंदर 50 केस चल गए। उन 50 केसेस में से प्रॉपरली कितने डिस्पोज ऑफ हुए, कितने प्रॉपर ऑर्डर्स हुए, वो कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है।
सर मुझे ये बताएं, आपकी बातों से ही मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आपने बताया है कि हमारे पास 200 केसेस भी लगते हैं एक दिन में, 50 लगते हैं, 80 लगते हैं, तो ये जो रेशियो रह जाएगा, यानी अगर 40 केसेस एक जज साहब को मिलते हैं तो फिर उसके बाद के केसेस कौन डील करेगा? क्या कैटेगराइज किया जा सकता है कि जितने सर्विस करवाना है, जैसे कॉपी रिसीव करवानी है, उसको वर्क इन ऑफिस कर दिया जाए ताकि केसेस जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाए? कई तरह के ऐसे ऑप्शन हैं। जिस तरह आजकल आप इवन कोर्ट में देखते हैं कि कई वो चीज़ें हो रही होती हैं जो सिविल कोड रूल्स के अंदर जो है, आपने सपोज काउंटर आपने फाइल करना है या आपने कोई भी देनी है काउंटर, या ये चीज़ें आपने डेट से 2 दिन पहले कर देनी है, पर हम कोर्ट के अंदर देख रहे होते हैं कि कोर्ट के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो आपका केस आया भी तो वहाँ क्या हो रहा होता है, वो क्लरिकल काम हो रहा होता है कि जी काउंटर एक्सचेंज हो रहे हैं, एप्लीकेशंस एक्सचेंज हो रही हैं और फिर उसमें डेट लग जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली काम किया जा सकता है। सर क्योंकि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जस्टिस इन डिले हो जाएगा इस तरीके से? क्योंकि हम देखते हैं एक सिविल केसेस में जो एक महीना भी केस डिले हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डेट लग जाती है, तो उसके लिए जस्टिस जो डिले होता है उसमें आपका क्या ख्याल है कि आप इसमें कोई मतलब साइलिन को ज़्यादा मसला होता है या वकला को ज़्यादा मसला होता है? जो दोनों के लिए है, साइलिन बेचारों के लिए तो मैं तो समझता हूँ कि इस दौर में हम वकीलों को और कोर्ट को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन हालात में भी लोग अभी भी इन कोर्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं, लोग अभी भी इस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं कि कोर्ट में आ रहे हैं, तो और वो बेचारे सालों साल सफ़र कर रहे होते हैं। वकला के लिए ये मसला होता है कि जो फ़ीस आप आज चार्ज कर रहे होते हैं वो आपको केस 5 साल चले, 10 साल चले, हाई कोर्ट के अंदर एक सिंपल सिविल सूट जो है वो आपका 10 से 15 साल में डिसाइड हो रहा होता है, उसके बाद उसकी हाई कोर्ट अपील हो रही होती है। तो वकील जो आज मैंने फ़ीस चार्ज की, मैं 10 साल तक मुझे उसी फ़ीस में जो है ना अपना केस, तो वो वकील के लिए भी एक बर्डन है। आप अगर प्रॉपर इन चीज़ों को, तो ये बार का एक बड़ा मेन रोल होगा कि प्रॉपर वकला का और इस तरह का बेंच को वो पावर कराए कि जी केसेस का डिस्पोजल हो, ना सिर्फ नंबर ना गुजारे जाएं कि जी आज इतने केस चल गए, तो वो प्रॉपर डिस्पोजल होगा तो लोग ज़्यादा कोर्ट पे ट्रस्ट करेंगे और ज़्यादा वकीलों का जो है ना। सर क्विक मैं एक सवाल आपसे ये लूँगी कि यंग यूथ और यंग जनरेशन जो है वो सरमाया है किसी भी माशरे का, तो उसमें यंग वकला के लिए हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी। एक रिटेनरशिप बड़ा मशहूर है, रिटेनरशिप मिल जाए, रिटेनरशिप दे दी जाए यंग वकला को या इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस्ड वकला को, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? रिटेनरशिप दे देना क्या सिर्फ इस मसले का हल है? देखिए ना, रिटेनरशिप देना ना तो बार दे सकती है, ना बार किसी को भी, किसी भी कंपनी को या किसी भी क्लाइंट को इवन रिक्वेस्ट कर सकती है कि जी आप इनको रिटेनरशिप दे। बार ये कर सकती है और इवन उसके लिए वो कोर्ट के थ्रू भी कर सकती है कि जो रेगुलेटर हैं, हम बार ये करें कि उनको मेक श्योर कराए कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके तहत कंपनीज़ को बाउंड करें कि जो कंपनीज़ उस ब्रैकेट में आती हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि वकील को रिटेनरशिप देनी है, तो वो उस पर अमल करें, उस पर अमल कराएं। बाकी जो कॉम्पिटेंट होगा वो वकील जो है, और कंपनी, हर कंपनी यही चाहेगी कि जो हमारा केस कोई कॉम्पिटेंट जो है ना, तो ओपन फील्ड रहे और जो भी कॉम्पीट करता है। और माशाल्लाह जो हमारे यंग वकला हैं जो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और काफ़ी मेहनती हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। अगर ट्रेनिंग्स दे दी जाएं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम, कॉम्पिटेंसी तो है ही, साथ में अगर ट्रेंड बंदा होगा तो वो काम का बंदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये ना सिर्फ यंग वकला बल्कि हम उस प्रोफेशन से हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल मुसलसल लर्निंग करनी है, वो एक मुसलसल, और वो CPD जो है वो हर साल हर अरसे के बाद ज़रूरी होती है कि आपको करना। बल्कि मुझे तो अब यहाँ ये भी लगता है कि ना सिर्फ वकला के लिए हमारे जजेस की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। आप देखें ना, वंस हाई कोर्ट में जज एलिवेट हो गया, उसके बाद उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसका कोई कोर्स नहीं है, वो प्रैक्टिकल
बेसिकली रियल केसेस पे सीख रहा होता है, और उस कई इश्यूज हो सकते हैं, बिहेवियर के इश्यूज हैं। सर कहीं यही वजह तो नहीं है जो बार और बेंच में डिफरेंस की वजह बनती है कि क्योंकि जज भी क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे कि ट्रेनिंग उसके बाद स्टॉप हो जाती हैं, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है जो भी होती है, तो इसीलिए तो कोई डिफरेंसेस नहीं आते कि वो ओपिनियन शायद समझ ना पा रहे हों, या क्योंकि उनको बैकग्राउंड से कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई कि अगर ऐसा कोई दूसरा मसला आ जाता है डिफरेंट किस्म का तो उसको कैसे डील करना है। ट्रेनिंग तो देखें ना, हमारे यहाँ आप अगर बेंच में आप देखें बिहेवियर का काफ़ी है। बिहेवियर मैनेजमेंट जो है ना, वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। बिहेवियर का मेरे पास भी वर्कलोड की वजह से मैं भी एग्रेसिव हो सकता हूँ, तो उसकी किस तरह बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है उसमें बेंच को भी वो होनी चाहिए, बेंच की होनी चाहिए। हम दुनिया में हमारी जुडिशरी अगर 136 या 138 नंबर पर है तो फिर शायद कहीं ना कहीं हमारे बेंच का मोरल इशू भी है। तो वो थोड़ा सा मोरल वो भी जो है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। हम अगर 35-36 नंबर पर हैं तो बार की वजह से नहीं है, बेंच की वजह से है। तो ये चीज़ें वो हैं जो बार को बेंच को बतानी पड़ेंगी और बेंच को बावर करानी पड़ेंगी कि गलती सिर्फ इस तरफ नहीं है, उस तरफ भी काफ़ी सारी है। और जब बेंच में बार में आपके ऐसे नुमाइंदे होंगे जो एज अ इंस्टीट्यूशन पूरा सोचेंगे, अपनी ज़ात से हट के सोचेंगे, तो फिर ही आप बेंच को बता सकेंगे और फिर ही आप बेंच के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि बेंच जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, तो जब ग्रेट पावर आई है तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होगी आपको। एग्जैक्टली। तो सर नेपोटिज्म क्या आपको लगता है कि बेंच में भी है या जो वकला आते हैं उनमें भी है, या जब केसेस चलाए जाते हैं तो नेपोटिज्म की वजह से कुछ क्योंकि फलां का बेटा है या बेटी है या उस ख़ानदान से है या उस पार्टी से है, इस किस्म की कोई भी चीज़ असरअंदाज होती है कानून के ऊपर? प्रोसीडिंग में बहरहाल उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि है, नेपोटिज्म है और फिर फेवरेटिज्म भी है। तो पर उसके साथ साथ कई बार सिर्फ ये नहीं है कि जी नेपोटिज्म की बेसिस पर काफ़ी सारे अच्छे वकील भी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जी मेरे वालिद साहब, मेरे भाई या मेरी फैमिली में पहले कोई है तो उसका मतलब कि जी मुझे सिर्फ उसकी वजह से फेवर मिल रही है। काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो उस चीज़ से भी नहीं किया जाता। पर नेपोटिज्म है जिसकी वजह से काफ़ी सारी खराबियां हैं। उसका मतलब सर इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे मैं एक आम वकील हूँ, मेरे सामने अगर किसी इस तरह के बैकग्राउंड से बंदा आ जाता है जिसका ताल्लुक किसी पार्टी से या किसी भी फैमिली मेम्बर से उसका एक हाई प्रोफाइल बन रहा हो, तो क्या मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं या आने वाले वकला के लिए प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं रखते इस किस्म का? वो उसमें थोड़ा सा देखें कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन, मेरी फैमिली में इस फील्ड से कोई भी नहीं है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। ये सब चीज़ें हैं और हर फील्ड के अंदर हैं, पर कि आप कितनी मेहनत करते हैं जी, है ना। तो आप मेहनत करें, काफ़ी फील्ड में स्पेस अवेलेबल है, आप मेहनत करें। इन चीज़ों से कतई नज़र के कहीं किसी को फेवर मिल सकती है, आपके पास अपील का राइट है, बस आप मेहनत करें। आप किसी भी उस पर ये ना रखें कि जी शायद सपोज़ ये वकील साहब आए तो इनकी तो इतनी फेस वैल्यू है तो आप केस वापस तो नहीं करेंगे ना जी। आप मेहनत करें और बिल्कुल उस पर आपको कामयाबी होगी और आप शाइन भी करेंगे जो है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज दें जिनसे उन्हें पता चले कि आप किस तरह से हम लोगों को, यंग वकला को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू। ना सिर्फ यंग वकला बल्कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो बाहर का है उसमें तो जितने भी प्रैक्टिसिंग वकला हैं उन सब के लिए है, मेरे लिए और मेरे दोस्त जिनकी वजह से, जिनके कहने पर और जिनके मशवरे से मैं आया हूँ,
वो काफ़ी साल पहले रह चुके हैं बेंच बार के अंदर मुख्तलिफ़ सीट्स पर। नईम सुलेमान साहब हैं, खलील सिद्दीकी साहब हैं, आगा ज़फ़र साहब हैं। हम सब का यही था कि जी प्रैक्टिसिंग वकला को आना चाहिए। बार की अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को इतना मुश्किल किया गया है कि एक प्रैक्टिसिंग वकील के लिए मुश्किल है टाइम इतना जो है ना निकालना और सब कुछ करना। पर फिर भी अगर हम स्पेस छोड़ेंगे तो फिर नॉन प्रैक्टिसिंग लोग आएंगे, तो फिर हम ये समझते हैं कि फिर हमारा शिकायत करना बनता नहीं है। तो मेरा आना, मेरा कंटेस्ट करना, उसका मकसद यही है कि जी प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हम रोज़ कोर्ट्स के अंदर क्या मसाइल हैं एक वकला का, एक प्रैक्टिसिंग वकील का, वो फेस कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो हम ही बेहतर तरीके से उन मसाइल को सही कर सकते हैं और उनको प्रॉपरली बार के अंदर बार की एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी मकसद के लिए जो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट ज़ुबैर अहमद आबरो साहब, अब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। बहुत प्यारा सा मैसेज उन्होंने दिया कि अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर आगे आके बार पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो स्पेस खाली रहेगा। स्पेस खाली रहेगा तो फिर आप शिकायत करते हैं कि लोग अच्छे नहीं आ रहे। तो अगर आप अच्छाई चाहते हैं तो आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। इस प्यारे से मैसेज के साथ मैं एडवोकेट कुरतुल ऐन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त लूँगी। एक बार फिर हाजिर होंगी स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ। तब तक आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं। शुक्रिया।